तो दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं मलयालम इंडस्ट्री का एक बहुत ही बढ़िया मर्डर मिस्ट्री मूवी जिसे आपको जरूर पसंद आएगा। इस मूवी में हम देखेंगे जब एक रिटायर्ड पुलिस वाले को पता चलता है कि उसकी बीवी की मौत एक्सीडेंट में नहीं बल्कि उसकी मर्डर किया गया था, तो वो किस तरह से इस केस को इन्वेस्टिगेशन करके कातिल को पकड़ता है। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपको इस मूवी का क्लाइमेक्स बहुत पसंद आएगा। तो चलिए हम साथ मिलकर इस मूवी को देखते हैं। तो मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं एक बुजुर्ग दंपत्ति की किसी ने हत्या कर दी है और उनकी घर से गहने और पैसे लूट के ले गया है। इस केस को सॉल्व करने के लिए पुलिस वाले एक रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर की मदद लेते हैं जिसका नाम जोसेफ है। तो जोसेफ वहाँ पे क्राइम सीन को अच्छे से देखता है और फोरेंसिक डॉक्टर को पूछता है कि आपको कुछ मिला क्या यहाँ पे। तो डॉक्टर कहते हैं यहाँ पे एक बल्ब में कुछ फिंगरप्रिंट मिला। तभी वो दीवार पे देखता है कि एक जूते का निशान वहाँ पे होता है, यानी कि कल रात जो भी यहाँ पे आया था वो यहीं से ऊपर गया था। फिर वो सीढ़ी लगा के ऊपर जाता है तो ऊपर देखता है कि एक दरवाजा होता है जो कि बंद पड़ा होता है और उसको ध्यान से देखने के बाद उसे पता चलता है कि कल रात जो भी यहाँ पे आया था वो इस दरवाजे को खोलने के लिए कोशिश किया था लेकिन वो नाकाम हुआ था। फिर उसे वहाँ पे एक कागज का टुकड़ा मिलता है। ये टुकड़ा क्या है हमें आगे पता चलेगा। उसके बाद वो मेन डोर से घर के अंदर जाता है और उस डोर को भी अच्छे से देखता है कि यहाँ पे किसी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं की गई होती है, यानी कि इस डोर को इन्हीं दो दंपतियों में से किसी ने ओपन किया होगा और कल रात जो आया था वो जरूर इनको पहले से ही जानता था। और उसके बाद हम घर के अंदर देखते हैं कि लाश के पास चारों तरफ हल्दी और मिर्च पाउडर पड़े हुए होते हैं ताकि जब पुलिस यहाँ पे डॉग स्क्वाड के साथ आए वो कातिल के बारे में कुछ ज्यादा पता ना कर सके। फिर जोसेफ वो क्राइम सीन को बहुत ही अच्छे से देखते हैं और हम भी देखते हैं कि वहाँ पे टेबल पे कुछ खाने की चीज पड़ी हुई होती है और वहाँ पे एक मैगजीन भी पड़ी हुई होती है। उसके बाद जोसेफ वहाँ से बाहर चले जाते हैं। इस बुजुर्ग दंपत्ति के रिलेटिव से पूछताछ करते हैं, जैसे कि कल रात 8 से 10 बजे तक आप कहाँ थे और इस लाश को सबसे पहले किसने देखा था। तो इस लाश को सबसे पहले मोनू नाम का एक बंदा देखा था। ये जो बुजुर्ग दंपत्ति की हत्या हुई है वो मोनू के चाचा चाची होते हैं। वो आज सुबह जब दूध देने के लिए यहाँ पे आया तो इनको ऐसे हालत में देखा। जोसेफ मोनू को पूछते हैं कि कल रात 8 से 10 बजे तक तुम कहाँ थे। तो मोनू कहता है कि मैं कल मूवी देखने गया था। और इसी तरह से बाकी लोगों से भी पूछताछ करने के बाद जोसेफ थोड़ा साइड में जाते हैं और वहाँ पे एक बंदे को पूछते हैं तुम्हारे पास दारू है क्या। तो दोस्तों जोसेफ थोड़ा दारूबाज होते हैं, इतना भी नहीं कि वो दारू पी के कहीं गटर पे गिर जाए, लेकिन वो दारू हमेशा पीते रहते हैं। तो तभी वो बंदा कहता है कि हाँ मेरे पास है, दारू तो है लेकिन उसको पिए कैसे, ग्लास कहाँ से लाए। तो तभी वहाँ से मोनू गुजर रहा होता है। तो जोसेफ मोनू से पूछते हैं अरे तुम्हारे घर यहीं पे पास पे है ना, तो चलो तुम्हारे घर जाते हैं और हमें 2 ग्लास दो। उसके बाद वो मोनू के घर जाते हैं। फिर मोनू 2 ग्लास लाके जोसेफ को देता है और उसके बाद जोसेफ मोनू को कहते हैं तुम एक काम करो मेरे लिए एक कोल्ड ड्रिंक्स लेके आओ। उसके बाद जोसेफ दुकान के लिए निकल जाता है। फिर जब वो वापस आता है कि वो देखता है कि जो दूसरा बंदा था जो कि जोसेफ के साथ दारू पीने वाला था वो यहाँ पे नहीं था। तो जोसेफ कहते हैं अरे वो चला गया लेकिन मैं तो हूँ ना, चलो तुम्हारे घर के अंदर जाते हैं और बैठ के पीते हैं। जब मोनू के साथ वो घर के अंदर जा रहे होते हैं तो अंदर सारे पुलिस वाले पहले ही बैठे हुए होते हैं। फिर जोसेफ मोनू के हाथ को पीछे से पकड़ के कहते हैं कि यही कातिल है, उस बुजुर्ग दंपत्ति का खून इसी ने किया है। उसके बाद वो वहाँ से जा रहे होते हैं तभी वहाँ पे जो पुलिस इंस्पेक्टर होता है पूछते हैं तुम्हें कैसे पता चला कि मोनू ही कातिल है। तो जोसेफ कहते हैं कि मुझे ये पहले से ही पता था कि ये कोई प्रोफेशनल का काम नहीं है, ये कोई नौसिखिया है, क्योंकि जब वो ऊपर गए थे सीढ़ी चढ़ के तो वहाँ पे वो देखे थे किसी ने वो दरवाजे को बीच से खोलने की कोशिश की थी, जबकि अगर कोई प्रोफेशनल होता तो वो इस दरवाजे को ऊपर से या फिर नीचे से खोलने के लिए कोशिश करता। और वो जब वो नहीं कर पाया फिर वो मेन गेट से ही अंदर गया और उसके बाद सोफे में बैठ के वो जो मैगजीन वहाँ पे पड़ा था ना, वहाँ पे सिनेमा वाला पेज ओपन करके पढ़ रहा था और मैगजीन को भी इसी तरह से फोल्ड किया था जैसे कि यंग जनरेशन के लड़के करते हैं। यानी कि ये जो जोसेफ होते हैं ना, ये हर चीज को बहुत ही ध्यान से देखते हैं। और दोस्तों सबसे बड़ी चीज ये है कि उस बल्ब में जो फिंगरप्रिंट मिला था वो मनु के फिंगरप्रिंट से मैच होते हैं। जोसेफ दारू पीने के बहाने से मनु के घर आए थे ताकि वो मनु से ग्लास मांग सके और उसमें उसका फिंगरप्रिंट वो ले सके। और उन्हें वहाँ पे कागज का टुकड़ा मिला था जो कि इसी घर का एक कैलेंडर का पेज होता है। ये सारे चीज देखने के बाद हम समझ जाते हैं कि सच में मनु ही कातिल है। यानी कि कुछ ही मिनट में जोसेफ यहाँ पे इस केस को सॉल्व कर देते हैं और वो यहाँ से चले जाते हैं। कुछ दिन बाद हम देखते हैं कि जोसेफ घर पे होते हैं तो तभी उनका एक दोस्त उनके पास आता है और कहता है कि स्टेला की एक्सीडेंट हो गई है, वो सीरियस कंडीशन में अस्पताल में एडमिट है। तो दोस्तों स्टेला जोसेफ की पत्नी होती है, लेकिन अभी वो दोनों साथ पे नहीं रहते
हफ्ते वो अलग हो चुके हैं और स्टेला ने दूसरी शादी कर ली है। फिर जोसेफ अस्पताल जाते हैं तो वहाँ पे उन्हें पता चलता है कि स्टेला का कंडीशन बहुत सीरियस है। तो वो वहाँ पे स्टेला को देखने जाते हैं और स्टेला को इस कंडीशन में देख के वो रो पड़ते हैं। उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है और स्टेला के पति को कहता है अगर जरूरत पड़े तो हमें बुलाना। फिर हम देखते हैं जोसेफ की एक दोस्त जोसेफ से पूछता है कि अगर तुम स्टेला को इतना ही प्यार करते हो तो तुमने उसे छोड़ा ही क्यों, तुम दोनों एक दूसरे से अलग हुए क्यों। तभी हम यहाँ पे एक फ्लैशबैक देखते हैं। तो दोस्तों जोसेफ जवानी में किसी और से प्यार करता था, वो स्टेला नहीं था। वो दोनों आपस में शादी करने वाले थे, लेकिन उस टाइम जोसेफ कुछ करता नहीं था। वो ऐसे ही लफंगे की तरह गाँव में घूमता रहता था। जोसेफ के पिता को इन दोनों के रिश्ते के बारे में पता चल जाता है और वो इन दोनों के शादी के लिए जब वो उस लड़की के पिता के साथ बात करने के लिए जाते हैं तब वो कहते हैं कि देखिए आपका बेटा तो अभी तक कुछ करा नहीं है, ऐसे ही मैं किसी को अपने बेटी तो नहीं दे सकता, इससे अच्छा कि मैं मेरे बेटी को नाली में फेंक दूं। यानी कि वो साफ साफ मना कर देते हैं। वो उनकी लड़की की शादी एक बिजनेसमैन के साथ करना चाहते थे। उसके बाद जोसेफ का पुलिस में जॉब हो जाता है और वो ट्रेनिंग के लिए बाहर चला जाता है और जब वो वापस आता है तब उसकी प्रेमिका की शादी उस बिजनेसमैन के साथ हो चुकी होती है। उसके बाद वो भी स्टेला के साथ शादी कर लेता है और वो लोग हंसी खुशी रहते हैं और उनकी एक बेटी भी होती है। लेकिन कुछ साल बाद जोसेफ जब एक केस के सिलसिले में कहीं पे गया होता है, दरअसल क्या है एक डोमेस्टिक वायलेंस का केस आया था। एक पति ने अपने पत्नी को मार के कहीं पे चला गया है और उसका लाश वहाँ पे सड़ गया होता है, वो बहुत ही बदबू मार रहा होता है। तभी वहाँ पे जोसेफ जाता है और उस लाश के पास बैठ के इन्वेस्टिगेशन कर रहा होता है और तभी उसकी नजर दीवार पे लगी एक फोटो पे जाता है। तो दोस्तों ये लड़की कोई और नहीं जोसेफ की पहला प्यार होता है। तो ये देखने के बाद जोसेफ अंदर से टूट जाता है और उसको बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो घर में इस बारे में अपने पत्नी को कुछ नहीं बताता। और इसी इंसिडेंट के बाद जोसेफ और स्टेला के बीच दूरियां आना शुरू होता है। वो अपने पत्नी के साथ ठीक से बात ही नहीं करता। एक टाइम ऐसा आता है कि स्टेला जोसेफ को छोड़ के चली जाती है, लेकिन उसकी बेटी जोसेफ के पास रहती है। फिर हम देखते हैं जो स्टेला अस्पताल में थे उसकी तबीयत में कोई भी सुधार नहीं होता है, बल्कि डॉक्टर तो ये कहते हैं कि स्टेला ब्रेन डेड हो चुकी है। यानी कि दोस्तों जब कोई इंसान वेंटिलेटर के सहारे में जिंदा होता है, लेकिन जैसे ही वेंटिलेटर को बंद कर दिया जाएगा वो इंसान मर जाएगा और उस इंसान की ठीक होने की संभावना ना के बराबर होता है, तो उसी को ब्रेन डेड कहते हैं। इसीलिए डॉक्टर स्टेला के प्रेजेंट पति से कहते हैं कि देखिए आपकी पत्नी की हालत में कोई सुधार नहीं हो रहा है, वो बिल्कुल ब्रेन डेड हो चुकी है। अगर आप इसे ऐसे ही आईसीयू में रखना चाहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन वो कभी जिंदगी में ठीक नहीं होगी। इससे अच्छा कि आप इन्हें इस जिंदगी से मुक्ति दे दीजिए। फिर स्टेला की प्रेजेंट पति और जोसेफ मिलकर डिसाइड करते हैं वो स्टेला को जाने देंगे। फिर हम देखते हैं कि स्टेला की मौत पे जोसेफ अंदर से टूट जाता है, बिल्कुल अकेला हो गया होता है, क्योंकि इस दुनिया में जोसेफ का अभी कोई नहीं होता है। दोस्तों मैं आपको थोड़ी देर पहले कहा था कि जोसेफ की एक बेटी होती है, लेकिन दोस्तों वह अभी जिंदा नहीं होती, क्योंकि कुछ साल पहले उसकी बेटी की भी किसी कारण से मृत्यु हो गई होती है। फिर हम देखते हैं जोसेफ और उनके दोस्त उस एक्सीडेंट स्पॉट पे जाते हैं। जिस जगह पे एक्सीडेंट हुआ था वहाँ एक छोटा सा चाय की दुकान होता है और ये दुकानदार ही इस एक्सीडेंट का एक लौता आई विटनेस होता है। जोसेफ उस चाय वाले को कहते हैं तुमने उस दिन क्या क्या देखा था, मुझे डिटेल्स में बताओ। तो चाय वाला कहता है उस दिन मैं ऐसे ही दुकान पे बैठा था तो सबसे पहले मैडम अपनी स्कूटी से मेरे दुकान के सामने से गई और उनके पीछे पीछे एक जीप भी गया। फिर मुझे एक एक्सीडेंट का आवाज सुनाई दिया। जैसे ही मैं बाहर जाके देखा तो जीप स्कूटी को धक्का मार के जा रही होती है और जीप में 2 बंदे बैठे हुए होते हैं। ड्राइवर तो पीछे मुड़ के नहीं देखा, लेकिन ड्राइवर के बगल में जो बैठा था वो पीछे मुड़ के स्कूटी को देख रहा था। फिर मैं मैडम के पास गया तो देखा मैडम रोड साइड पे गिरी हुई होती है। तभी यहाँ से एक कार गुजर रहा था तो मैं उस कार को रोका और उसी कार से मैडम को अस्पताल भेज दिया। तो जोसेफ चाय वाले से पूछते हैं क्या तुम उस कार वाले को जानते हो? तो चाय वाला कहता है कि जी नहीं, मैंने उन्हें इस एरिया में पहले कभी नहीं देखा था, उनको उस दिन पहली बार देखा तो इसलिए मैंने उनका गाड़ी का नंबर भी नोट कर लिया। तो जोसेफ उससे कार का नंबर लेते हैं और सुधी नाम का एक बंदे को जो कि आईटी सेल पे काम करता है उसको वो नंबर देके कहते हैं इस गाड़ी का डिटेल्स निकालो। डिटेल्स निकालने के बाद पता चलता है ये नंबर दरअसल फेक है। फिर जोसेफ जिस जगह पे एक्सीडेंट हुआ था वहाँ पे जाते हैं और उस जगह को अच्छे से देखने के बाद वो कहते हैं कि स्टेला की मृत्यु एक्सीडेंट की वजह से नहीं बल्कि स्टेला का मर्डर किया गया है। ये सुनने के बाद जोसेफ का एक दोस्त बोलता है तुम इतने यकीन से
कैसे कह सकते हो कि स्टेला का मर्डर हुआ है। फिर जोसेफ उन्हें समझाता है। डॉक्टर्स के रिपोर्ट के मुताबिक स्टेला के बायां हाथ टूटा था, यानी कि वो स्कूटी से बाएं तरफ गिरी और उसकी सारी फोर्स उसके बायां हाथ पे पड़ा और इसीलिए उसका हाथ टूट गया। फिर उसकी फोरहेड जाके एक पत्थर से टकराता है। क्योंकि सबसे ज्यादा फोर्स गिरते टाइम उसके बायां हाथ पे लगा था, इसीलिए जब पत्थर से टकराई वो इतना भी जोर से नहीं था कि वो स्टेला की जान चली जाए। और एक बात, पोस्टमार्टम के रिपोर्ट के हिसाब से स्टेला की डेथ उसकी सर के पीछे वाला हिस्सा किसी धारदार चीज या फिर पत्थर से टकराने के वजह से हुआ। जबकि तुम यहाँ पे देख सकते हो ऐसे कोई भी धारदार पत्थर या फिर नुकीला चीज यहाँ पे नहीं है। फिर जोसेफ का एक दोस्त फिर से कहता है, अगर उन्हें स्टेला को मारना ही होता तो वो चाय वाले के सामने क्यों मारे? जानबूझ के अपने लिए एक प्रॉब्लम वो क्यों क्रिएट किए? क्यों वो अपने लिए एक आई विटनेस यहाँ पे छोड़ के जाएंगे? तो जोसेफ उन्हें कहता है कि वो जानबूझ के इसी जगह पे इसीलिए टक्कर मारे क्योंकि वो चाहते थे यहाँ पे एक आई विटनेस हो जो कि इस घटना को होते हुए अपने आंखों से देखे, क्योंकि वो इस घटना को एक एक्सीडेंट का रूप देना चाहते थे। क्योंकि अगर ये एक्सीडेंट केस हुआ तो पुलिस थोड़ा छानबीन करेगा और जब गाड़ी का पता नहीं लगा पाएगा तो इस केस को बंद कर देगा। लेकिन अगर ये मर्डर केस बन जाता है तो पुलिस इसमें लंबा इन्वेस्टिगेशन करेगा, इसलिए वो जानबूझ के चाहते थे कि ये बस एक एक्सीडेंट का केस लगे। फिर जोसेफ कहते हैं, मैं यकीन से कह सकता हूँ कि स्टेला के सर के पीछे जो चोट लगा था वो यहाँ पे नहीं लगा है, वो उस कार में ले जाने के बाद कहीं पे लगा है। तो स्टेला के मरने के बाद उसके बॉडी ऑर्गन्स को 4 लोगों को डोनेट कर दिया गया था। फिर जोसेफ अपने दोस्तों को कहते हैं, तुम जरा डिटेल्स में पता लगाओ जिन जिन को स्टेला का ऑर्गन्स दिया गया है, हो सकता है इन्हीं ऑर्गन्स के वजह से स्टेला का मर्डर किया गया हो। फिर जोसेफ सुधी को बुला के मोबाइल डंपिंग करवाते हैं। तो दोस्तों ये एक प्रोसेस होता है जिसमें एक्सीडेंट स्पॉट के आसपास जो मोबाइल टावर है, एक्सीडेंट के टाइम कितने सिम कार्ड उस नेटवर्क से कनेक्टेड थे सबसे पहले ये पता लगाना होता है और उसके बाद उन सभी सिम कार्ड का डाटा निकाला जाता है। क्योंकि ये एक गांव होता है तो शहर के मुताबिक उस टाइम पे बहुत ही कम सिम होंगे जो कि उस नेटवर्क से कनेक्टेड होंगे। तो सुधीर इस काम पे लग जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं जोसेफ चाय वाले की मदद से जीप में ड्राइवर के पास जो बैठा था उसका स्केच बना लेते हैं और जोसेफ चाय वाले को पूछते हैं, क्या तुम बता सकते हो वो कार किस कंपनी का था? तो चाय वाला कहता है, वो तो मुझे पता नहीं, लेकिन कार के सामने कुछ अंग्रेजी में लिखा हुआ था। तो सुधीर उसे सभी कार कंपनी के लोगो दिखाता है। तो वो चाय वाला फोर्ड का लोगो देख के कहता है, ये लिखा था सामने। फिर सुधीर उसे फोर्ड कंपनी का सभी मॉडल दिखाता है। फिर चाय वाला एक फोटो पे अटक के कहता है, यही कार था। तो दोस्तों इस कार का मॉडल था फोर्ड आइकॉन और ये ब्लैक कलर का था। फिर हम देखते हैं जोसेफ अपना एक खबरी को कॉल करके कहते हैं, एक ब्लैक फोर्ड आइकन के बारे में तुम्हें पता लगाना है, इसका डिटेल्स मैं तुम्हें भेज रहा हूँ, इसका नंबर फर्जी है। तुम एक काम करो, सबसे पहले कार्स को टुकड़े टुकड़े करके उसके बॉडी पार्ट्स को जहाँ पे बेचा जाता है ना, तुम उस जगह पे जाओ और वहाँ पे ढूंढो। फिर रात को हम देखते हैं जोसेफ अपने दोस्तों को पूछते हैं, स्टेला की बॉडी ऑर्गन्स जिन जिन को दिया गया है तुम उनके बारे में पता लगाया? हमने पता लगाया, ये लोग बहुत ही गरीब हैं और इनका कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है और ये लोग तो ऐसा काम कर ही नहीं सकते। फिर सुधी जोसेफ से कहता है, सर मैंने उस टाइम जो लोग कार में थे उनका नंबर पता लगा लिया। वो उस नंबर से एक्सीडेंट से कुछ टाइम पहले हमारे स्टेट से बाहर कॉल किए थे, यानी कि इस चीज़ का नेटवर्क अलग स्टेट तक फैला हुआ है। वो हर बार एक नया सिम यूज करते हैं। फिर हमें पता चलता है जब जोसेफ की बेटी की मृत्यु हुई थी ना, तब उसकी भी बॉडी पार्ट्स को 5 लोगों को दिया गया था। फिर जोसेफ रेणुका नाम की एक लड़की के पास जाते हैं जिसको जोसेफ की बेटी की हार्ट दिया गया था। वो देखते हैं वो बहुत ही गरीब हालत में रहते हैं। तो जोसेफ उन्हें कुछ पैसे देते हैं और कहते हैं, जब भी तुम्हें कुछ भी चाहिए होगा तुम मुझे बताना। और जोसेफ उन्हें अपना मोबाइल नंबर भी देते हैं और उन्हें एक कार्डियोलॉजिस्ट का कार्ड भी देते हैं। तो दोस्तों वो कार्डियोलॉजिस्ट जोसेफ का फ्रेंड होता है। दोस्तों जो हार्ट का डॉक्टर होते हैं ना, उनको कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं। फिर जोसेफ वहाँ से चला जाता है। कुछ दिन बाद जोसेफ को पता चलता है कि रेणुका की मृत्यु हो गई है और हम देखते हैं ये खबर सुनने के बाद जोसेफ को बहुत बुरा लगता है और वो अपना हाथ का नस काट के सुसाइड करने की कोशिश करता है। लेकिन उसी टाइम उसके दोस्त वहाँ पे पहुँच जाते हैं और उसको अस्पताल ले जाते हैं और वो बच जाता है। फिर हम देखते हैं वो खबरी उस ब्लैक फोर्ड आइकन कार का पता लगा लेता है। फिर जोसेफ वहाँ पे जाता है और कार को अच्छे से तलाशी लेता है
फिर हम देखते हैं वो टिश्यू पेपर में कुछ केमिकल मिला के पीछे वाले सीट में चेक करता है। फिर हम देखते हैं जोसेफ का जो टिश्यू पेपर होता है वो ब्लू कलर का हो जाता है, यानी कि पीछे वाले सीट में खून लगा था और ये वही गाड़ी है जिसको जोसेफ ढूंढ रहे थे। फिर वो गैरेज के ऑनर के पास जाते हैं और उन्हें कहते हैं क्या तुम चोरी वाले गाड़ी को भी यहाँ पे खरीदते हो? तो गैरेज का ऑनर कहता है हमारे पास गाड़ी की ओरिजिनल ऑनर का परमिशन लेटर है और वो खुद इस गाड़ी को क्रश्ड करने के लिए कहे हैं। फिर उस परमिशन लेटर से वो उस गाड़ी के ओरिजिनल ओनर के पास पहुंच जाते हैं। फिर जोसेफ उन्हें कहते हैं हमने सुना आप अपने पुराने गाड़ी को बेच रहे हैं, दरअसल हम एक शूटिंग कर रहे हैं तो हमें वो गाड़ी चाहिए था। फिर वो कहते हैं कि मैंने तो गाड़ी कब का बेच दिया हूँ। तो जोसेफ कहते हैं जिन लोगों ने खरीदा क्या आपके पास उनका नंबर है? फिर वो कहते हैं कि नहीं मेरे पास नहीं है, मैं अखबार में इस गाड़ी के सेल के ऊपर एक एड दिया था, उसी एड को देखने के बाद उन्होंने मेरे लैंड नंबर पे कॉल करके मेरे साथ बातचीत किया और उसके बाद उन्होंने मेरे गाड़ी को खरीद लिया। फिर जोसेफ पूछते हैं आपने ये न्यूज़पेपर में एड कब दिया था? फिर वो कहते हैं जनवरी मंथ का आखिरी शनिवार को मैंने ये एड दिया था। फिर जोसेफ वहाँ से चले जाते हैं और सूदी को कॉल करके कहते हैं कार ऑनर का लैंड फोन का कॉल हिस्ट्री निकालो और पता लगाओ वो कौन थे जिन्होंने इस गाड़ी को खरीदने के लिए इनको कॉल किया था। उसके बाद जोसेफ अपने दोस्त के साथ बात करते हुए समझाते हैं दरअसल क्राइम कुछ इस तरह होता है, सबसे पहले वो एक सेकेंड हैंड कार खरीदते हैं और उसके बाद जब जीप उस बंदे को टक्कर मार के चला जाता है तो ये उसी टाइम वहाँ पे पहुँच जाते हैं और उस बंदे को अपने कार में लेके अस्पताल तक ले जाते हैं और अपने काम होने के बाद वो उस कार को किसी क्रस्ट सेंटर में बेच देते हैं, इसीलिए वो आज तक पकड़े नहीं गए। फिर जोसेफ कहते हैं उस चाय वाले से उन्होंने जो स्केच बनाया था उसको एक अपार्टमेंट में देखा गया है, वो जिस अपार्टमेंट में रहता है उस अपार्टमेंट का सिक्योरिटी गार्ड मेरे खबरी का जान पहचान का है। फिर जोसेफ अपने दोस्तों के साथ उस अपार्टमेंट में जाते हैं। खबरी कहता है सर वो लोग यहीं पे रहते हैं, उन्होंने अभी एक नया ब्लैक कलर का सेकंड हैंड एम्बेसडर कार खरीदा है। तभी जोसेफ के एक दोस्त कहता है कि अगर हमको पता है वो यहीं पे है क्यों ना हम पुलिस को बता दे और पुलिस आके इनको अरेस्ट कर लेगा, बस केस खत्म। तभी जोसेफ कहते हैं इनको अगर वो अरेस्ट भी कर लेंगे तो वो साबित नहीं कर पाएंगे कि ये कुछ ऐसे काम कर रहे हैं, इसके लिए हमें चाहिए ठोस सबूत जो कि अभी हमारे पास नहीं है। फिर जोसेफ अपने दोस्त को कहते हैं तुम लोग यहीं पे रुको और उसके ऊपर नज़र रखो, अगर वो यहाँ से कहीं जाता है तो मुझे बताना, और उस खबरी के साथ वो चले जाते हैं। फिर जोसेफ अपने सेफ्टी के लिए अपने साथ एक गन भी रख लेते हैं। फिर तभी हम देखते हैं यहाँ पे सुधी आता है और वो जोसेफ को कुछ कैमरा देता है। जोसेफ सुधी को कुछ देते हैं और कहते हैं तुम कल सुबह 9 बजे ये एडवोकेट श्रीनिवासन को दे देना, चाहे कुछ भी हो जाए भूलना मत, ये याद करके उन्हें दे देना। फिर हम देखते हैं ये लोग रात को उस एम्बेसडर कार में कैमरा फिट कर देते हैं ताकि गाड़ी के अंदर होता क्या है ये लोग उसे जान सकें। उसके बाद जोसेफ अपने साथ जो गन रखे थे वो अपने दोस्त को देके वो अपने घर चले आते हैं। फिर अगले सुबह वो जब सो के उठते हैं तो सबसे पहले वो अपने दोस्त को कॉल करते हैं और पूछते हैं वहाँ का अपडेट क्या है। फिर उनका दोस्त कहता है वो लोग अभी तक फ्लैट से बाहर नहीं आए हैं। और तुम कहाँ हो, तुम अभी तक यहाँ पे क्यों नहीं आए हो? तो जोसेफ कहता है कि मैं अभी थोड़ा चर्च जाऊंगा और वहाँ पे प्रेयर करने के बाद तुम्हारे पास जाऊंगा। फिर जोसेफ अच्छे से तैयार होकर चर्च के लिए निकलता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं जिस कार में इन्होंने कैमरा लगाया था 2 लोग उसी कार को स्टार्ट करके कहीं के लिए निकलते हैं और ये खबर को वो बताने के लिए जोसेफ को जैसे कॉल करते हैं, जोसेफ उनका फोन नहीं उठाता है क्योंकि वो अभी चर्च में प्रेयर कर रहा होता है। तो ये लोग उस एम्बेसडर को फॉलो करने के लिए जैसे ही आगे बढ़ते हैं उनका कार का टायर पंक्चर हो जाता है, यानी कि वो उस एम्बेसडर को फॉलो नहीं कर पाते हैं। और दूसरी तरफ हम देखते हैं प्रेयर खत्म करने के बाद जोसेफ अपना स्कूटर से वापस लौट रहा होता है। फिर हम देखते हैं एक जीप उसको फॉलो करता है। तभी जोसेफ भी अपने मिरर से देख लेते हैं कि एक जीप उनको फॉलो कर रहा है और तभी वो जीप जोसेफ को टक्कर मार देता है और जोसेफ बहुत ही बुरी तरह से वहाँ पे गिर जाते हैं। और तभी वही ब्लैक एम्बेसडर कार वहाँ पे पहुंच जाता है और जोसेफ को उसके अंदर अस्पताल तक ले जाता है। फिर ये सीन यहीं पे कट हो जाता है और अचानक ये सीन शिफ्ट होता है केरला का हाई कोर्ट पे। तो दोस्तों यहीं से क्लाइमेक्स शुरू होगा, आप थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे हम एडवोकेट श्रीनिवास को देखते हैं और वो कहते हैं जोसेफ नाम का एक रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर सबके सामने एक ऐसी सच्चाई लेके आया कि पूरी दुनिया शौक है इससे। जोसेफ अपनी बीबी की मौत का इन्वेस्टिगेशन करते हुए इस राज का खुलासा किया है। फिर एडवोकेट श्रीनिवासन जोसेफ के द्वारा लिखा गया एक डायरी को जजेस को देते हैं। फिर हम देखते हैं मेरे दिमाग में एक बात आई, क्योंकि स्टेला और मेरी बेटी दोनों की मृत्यु ब्रेन डेड से हुई थी और एक ही अस्पताल में हुई थी, और मुझे लगा क्लैरिटी के लिए मुझे अपनी डॉटर्स की डेथ की भी इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। फिर मैं रेणुका नाम की उस लड़की से मिला जिसको मेरी बेटी की हार्ट दिया गया था। उसके बाद मैं उसे एक कार्डियोलॉजिस्ट के पास लेके गया जो कि मेरा दोस्त था और वो उसका रिपोर्ट देख के बताया ऑपरेशन के बाद भी 1% भी इसके हालत में सुधार नहीं आया है।
मैं तो ये सोच रहा हूँ कि लड़की अभी तक जिंदा कैसे है, क्योंकि इसका हार्ट का हालत जैसा है ये कभी भी मर सकती है। फिर एडवोकेट श्रीनिवासन कहते हैं केरला सरकार मृतः संजीवनी नाम का एक स्कीम चला रही है। यहाँ पे गरीब लोग जिनका किसी भी प्रकार का अर्गन चाहिए होता है वो उस लिस्ट में अपना नाम लिखा देते हैं, ताकि जब कोई इंसान अपना ऑर्गन डोनेट करे तो इसी मृतः संजीवनी लिस्ट के हिसाब से जिससे मैच होगा उससे ऑर्गन दे दिया जाएगा। दरअसल ऐसा होना चाहिए था, पर ऐसा हो नहीं रहा है, क्योंकि कुछ अस्पताल मिलके ऑर्गन बिजनेस चला रहे हैं। जैसे कि अगर कोई भी इंसान किसी भी कारण से उस अस्पताल में आता है चेकअप के लिए, तो उसको बिना बताए उसके ऑर्गन का चेकअप कर लिया जाता है और उसके बाद उसको ब्रेन डेड डिक्लेयर कर दिया जाता है और ऐसे दिखाया जाता है जैसे कि उसकी ऑर्गन को मृतः संजीवनी वाली लिस्ट के हिसाब से किसी को दिया जा रहा है, बल्कि ऐसा होता नहीं है। उसके ऑर्गन को किसी अमीर इंसान को बहुत ज्यादा पैसा लेके बेच दिया जाता है। ऐसे ही जिस दिन रेणुका का हार्ट ऑपरेशन किया गया था उसी दिन उसी अस्पताल में अमेरिका से एक आना नाम की लड़की भी एडमिट हुई थी। यानी कि जोसेफ की बेटी की हार्ट उस दिन रेणुका को नहीं बल्कि वो विदेश से आई हुई लड़की को दिया जाता है, पर रिकॉर्ड में ऐसे बताया जाता है जैसे कि रेणुका को हार्ट दिया गया हो। जोसेफ को जब अस्पताल के ऊपर डाउट होता है वो सोधी के मदद से अस्पताल का सारा डाटा का एक्सेस कर लेता है और अस्पताल में चल रही ये मृतः संजीवनी स्कैम के बारे में भी जोसेफ को पता चल जाता है। फिर वो देखता है मृतः संजीवनी लिस्ट में किसी को ऑर्गन चाहिए था और उनका ब्लड ग्रुप AB नेगेटिव था। दोस्तों AB नेगेटिव ब्लड ग्रुप बहुत ही रेयर होता है, बहुत ही कम लोगों के पास ये ब्लड ग्रुप देखा जाता है। फिर हम देखते हैं जोसेफ जानबूझ के अपने हाथ का नस काट लेता है ताकि वो उस अस्पताल में जा सके। दोस्तों आपको याद होगा उस टाइम हमें ये सीन ऐसा दिखाया गया था जैसे कि जोसेफ सुसाइड कर रहा हो। दरअसल वो सुसाइड नहीं, ये उसका प्लान का एक हिस्सा था। फिर उसे उस अस्पताल में एडमिट किया जाता है और उस अस्पताल वाले को पता चल जाता है कि जोसेफ का ब्लड ग्रुप AB नेगेटिव है और वो तुरंत उसका ऑर्गन का भी टेस्ट कर लेते हैं। तो जोसेफ उनका अगला टारगेट बन जाता है और उसके बाद तो आप सबको पता है वो कैसे अपने दोस्तों के साथ मिलके उस ब्लैक एम्बेसडर में कैमरा लगाता है। यानी कि जोसेफ को पहले से ही पता था कि उस दिन जीप उसे टक्कर मारेगा और वो जानबूझ के वहाँ पे चारा बना, क्योंकि वो खुद की जान की बाजी लगा के इस काम का भांडा फोड़ना चाहता था। और आपको याद होगा जब जोसेफ की दोस्त एम्बेसडर को फॉलो करने के लिए आगे बढ़ते हैं तो उनका टायर पंक्चर हो जाता है। दरअसल ये भी जोसेफ ने किया था, उनकी टायर के नीचे ये कांटा रख दिया था ताकि वो उस कार को फॉलो ना कर सके। तो दोस्तों फिर हम देखते हैं कि दरअसल उस कार के अंदर होता क्या था। हम देखते हैं जोसेफ को उस कार के अंदर लेने के बाद वो लड़की एक हथौड़े से जोसेफ के सर पे जोर से मारती है ताकि ये ठीक ना हो और इसको ब्रेन डेड घोषित कर दिया जाए। यानी कि दोस्तों स्टेला के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ होगा। और एक बात, जिस दिन जोसेफ को ब्रेन डेड कह के उसकी ऑर्गन को मृतः संजीवनी स्कीम के द्वारा किसी और को दे दिया गया ऐसे बताया गया, दरअसल उस दिन भी विदेश से एक पेशेंट आके इसी अस्पताल में एडमिट हुआ था। यानी कि जोसेफ के बॉडी पार्ट्स भी उस विदेशी को दे दिया गया होगा। जोसेफ अपनी डायरी में लिखा है सबूत की तौर पे आप मेरे बॉडी को यूज कर सकते हैं, और रिकॉर्ड में जो बताया गया होगा कि जिस इंसान को मेरा ऑर्गन दिया गया है आप जाके वहाँ पे टेस्ट कर सकते हैं और देखोगे कि उस इंसान को मेरा ऑर्गन नहीं मिला होगा। फिर हम देखते हैं हाई कोर्ट इस ऑर्गन स्कैम के ऊपर डिटेल्स इन्वेस्टिगेशन करने का ऑर्डर देता है और एंड में हम देखते हैं जोसेफ को अपनी बीबी और बेटी के पास दफना दिया जाता है और इसी सैड एंडिंग के साथ ये मूवी खत्म हो जाता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मैं आगे जब भी वीडियो अपलोड करूँगा आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं कोई दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।